नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात कुछ ऐसी है कि रिवायती जोश जज्बा आपको नहीं अब इतना मिलेगा। उसकी वजह यह कि वक्त बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहा है और वक्त के साथ साथ बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही, उसके बारे में बात होनी चाहिए। जो दावे हुए थे, वादे हुए थे, पूरे हुए कि नहीं हुए, उस पर बात होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे काम भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे काम नहीं हुए, अच्छे काम हुए, लेकिन जो बाकी काम होने हैं उस पर फोकस किया जाता है ना। जो काम हो गए उनका क्रेडिट दे दिया, अब आगे चलें थोड़ा सा। ये बहुत बड़ा मसला है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि करने हैं, तवील फहरिस्त है। देखो, सियासी जो काम इन्होंने करने हैं वो तो ये करते रहे, लेकिन मुआशी तौर पर जो काम करने हैं वो कर गुजरते तो अच्छा होता। कुछ प्रोग्राम में पहले भी ये बात की थी कि देखिए, कसूर हुकूमत का या वजीर आजम इमरान खान साहब का बराह रास्त नहीं हो सकता। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। हो सकता है आप लोग बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे लोग गुस्सा उतारते हैं। जब मैं वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफदारी करता हूँ तो लोग बड़े गुस्से में आ जाते हैं, यार क्यों तरफदारी कर रहा। वो फिर उसके बाद क्लिपें बहुत चलती हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि देखें, जो बातें इनको बताई गई थी वही इन्होंने की हैं। इनको ये कहा गया कि इसहाक डार ने गलत किया, डॉलर को सस्ता रखा, रुपए को मुस्तहकम रखा, तो फिर इसकी वजह से डॉलर की कदर में इजाफा किया गया, क्योंकि वो जो कर रहा था वो बहुत गलत कर रहा था। मैं नहीं कह रहा, लोगों ने इनको कहा और बहुत सारे लोगों ने तालियां भी बजाई, वाह वाह वाह, बिल्कुल सही बात है, डॉलर को महंगा होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को महंगा होना चाहिए, तालियां तालियां। क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है ना। अगर आप डॉलर को महंगा करने की बात करो तो इन एसेंस आप यही कह रहे हो पाकिस्तान के अंदर जितनी अशिया जो बन रही हैं, जो कि बाहर ममालिक से आ रही हैं या जिनका खाम माल बाहर के ममालिक से आ रहा है, वो सब महंगी हो जाएंगी। सूर इनका नहीं। कहा गया बाएतबार लीडर आ जाए तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मैंने नहीं कहा, लोगों ने कहा बाएतबार लीडर आ गया तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मैं आपको बुनियादी नुकात बता रहा हूं, देखें। फिर कहा गया पाकिस्तान का करप्शन का पैसा जो दूसरे, देखें इलेक्शन से पहले की बात होगी ना अभी, क्योंकि साल चढ़ा तो कारकर्दगी को देखा जाएगा ना। तो बोला करप्शन का पैसा वापस लाया जाए, पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, राइट। और यह भी कहा गया कि जिन्होंने बाहर पैसे रखे हैं मुल्क में खुद लाएंगे, क्योंकि बाएतबार लीडर होगा ना। मैंने नहीं कहा, यह इलेक्शन से पहले की बात है, ठीक। अब ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना है कि साहब ये काम नहीं हुए, फिर इसकी वजह से आपको वो नताइज नहीं मिले। फिर उसके बाद कहा गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को किक स्टार्ट कर दिया जाए, इकॉनमी चल पड़ेगी। लेकिन आप खुद ही जानते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चला भी दिया गया तो वहाँ पर सप्लाई गिलट पैदा हो गया। मेरे नज़र में सप्लाई गिलट पैदा हो गया और लोगों ने पैसा अपना वहाँ जाके लगा दिया। मेरी राय है भाई, आपकी मर्जी है, इख्तिलाफ करें, इत्तेफाक करें। और मैं अपनी राय के मुतालिक भी बड़ी क्लियरली कह देता हूं कि विदाउट प्रिजुडिस मैं देता हूं हमेशा राय। तो राय तो फिर राय है ना, डिस्कशन के लिए पॉइंट है बस। तो मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो कि मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, कोई सी तारुफ का मोहताज नहीं है। अब बराह रास्त उनकी जानिब जाते। देखें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ। आप प्रोग्राम के अंदर आते हैं, शुमारियात की बुनियाद पर बात करते हैं। मैं जिरा भी आपसे बहुत कम करता हूँ, इख्तलाफ भी बहुत कम करता हूँ, बाकी मेहमानों से लड़ता झगड़ता हूँ, लेकिन आपकी बात बगौर सुनता हूँ, क्योंकि आप मंतक और शुमारियात के साथ पेश करते हैं और फिर उसके साथ उसका फॉलोअप भी देते हैं कि ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ होनी चाहिए थी, सलूशन भी बताते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इंटेलिजेंशिया और इंटेलेक्चुअल्स का एक और टोला भी है। उस टोले ने ही ये बातें की थी कि साहब बाएतबार लीडर आ गया तो लोग टैक्स बाहर खुद निकल कर देंगे और उससे टैक्स महसूलात के अंदर कदरे इजाफा हो जाएगा। इसी इंटेलिजेंशिया ने कहा कि लूटी हुई दौलत बाहर के ममालिक के अंदर मौजूद है। अब वो मुकर गए हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने ही कहा कि बाहर के ममालिक के अंदर मौजूद दौलत जो है वापस लाई जाए, मामला हल हो जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान भेजेंगे, रेमिटेंस की सूरत में आ तो रहा है, लेकिन उनका कहना यह था कि इससे फिर वो इन्वेस्टमेंट भी उस नोयत की करें, शायद प्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ।
और ये इंटेलिजेंशिया और इंटेलेक्चुअल्स ने कहा था कि अगर लीडर अच्छा होगा तो मुल्क ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। सर आप मुझे बताएं कि इसमें गलती क्या है? ये तो प्रैक्टिकल स्टेप से, सिंपल स्टेप से इन पर पेशरफ्त करने की कोशिश की, बट नथिंग केम आउट ऑफ इट। कसूर मैं कैसे एक आदमी को दे दूं? जब हवा चली थी तो सब इसके साथ थे। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को उन्होंने इंतखाबात से पहले एक 10 नुकाती हिकमत अमली का ऐलान किया था। मैं ये समझता हूँ कि उनको उस 10 नुकात थे उसको अपने सामने रखना चाहिए। दूसरे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना ने तहरीक इंसाफ के दौर में जो आदाद शुमार जारी किए हैं, एक है माली साल 2018 जो इनको विरसे में मिला था, और एक है 30 जून 2021 जो 3 साल के बाद में था। तो अगर उसको वो सामने, इन दो चीज़ों को सामने रखें तो 2-3 चीज़ें सामने आएंगी। नंबर 1, 10 नुकाती हिकमत अमली के जो अहम नुकात थे उस पर वजूहात कुछ भी हों, अमल करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उसके मुखालिफ पॉलिसियाँ बनाई गई। ये तो रिकॉर्ड पर है। अब वो खुद सोचें कि ये क्यों हुआ। दूसरा ये था कि जो आदाद शुमार 2018 के थे या 2021 के, उसमें सिवाय रेमिटेंसेस के, तरसीलात के, जिसका आपने भी जिक्र किया, आपके कौन सा अशारिया जो ऐसा है जो ख़राब नहीं हुआ? मईशत की शरह नमू जो थी वो आपको पता है 5.5% थी, अब 4 साल का औसत 2.6% है। महंगाई 4.5 थी, अब 9.2 औसत है, वैसे 11.5 नवंबर में है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका गिर गया। आपका उसके बाद जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर आप देखें बचतों की शरह आपको गिर गई। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आवाम पर लगाए जाते हैं उसकी तनासुब बढ़ गया, और जो टैक्सों की वसूली है उसका तनासुब गिर गया। बजट खसारा बढ़ गया जीडीपी के तनासुब से। उसके बाद तालीम की हद में जो अखराजात जीडीपी के तनासुब से थे उसमें कमी हो गई, तरक्याती अखराजात में कटौती हो गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि करंट अकाउंट में एक बेहतरी ज़रूर आई है जिसका ताल्लुक खुद आपको पता है कि वो रेमिटेंसेस से है। इसीलिए मैंने कहा कि जो रेमिटेंसेस के अलावा आपको कहीं और कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि नीचे की तरफ गया है। ख़ासतौर से कर्ज़े, वो कर्ज़े जो है ना जो इस हुकूमत ने लिए हैं, उस सितंबर तक 3 साल 3 महीने में उसमें इजाफा हुआ है 20,800 अरब रुपए का, जबकि आज़ादी के 68 साल के बाद 30 जून 2015 पे जो मजमूई कर्ज़े थे वो इससे कम थे, यानी 19,000 अरब रुपए कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद देखें कि वो जो हिकमत अमली थी जिसकी हमने तारीफ की थी, जिसको हमने सपोर्ट किया था, जिसके हम पीछे आज भी हैं, क्या वो उस हिकमत अमली पर अमल दरामद कर सकते हैं? या नई नई बातें निकाल के, वो नए इश्यूज निकाल के अगर उस पर आप बात करें तो मुश्किलात में आ जाएगी। क्या ये हकीकत नहीं है कि ये अशराफिया की मईशत है? क्या ये हकीकत नहीं है कि मईशत बेसाखी के सहारे चल रही है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी कहा है चंद रोज पहले कि अशराफिया ने पाकिस्तान के वसाइल पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। अब इससे ज्यादा सही बयान क्या होगा? लेकिन 3 साल और 4 महीने के बाद अगर ये बयान आता है कि अशराफिया ने पाकिस्तान के वसाइल पर कब्जा कर रखा है जिससे अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, तो वो तो आपकी जो टैक्सों की पॉलिसी है, जैसे मैंने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने लगा दिए, आप 2 एमनेस्टी ले आए और उसमें सबसे कम शरह पर आपने लोगों को कहा कि जी आप पैसा जो है वो आपका वाइट हो जाएगा। बैरूनी दौलत जो वापस लाने की बात थी, आपने कहा उसको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही रखें, यहाँ 6% टैक्स दे दें। तो फिर एमनेस्टी से जिन लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया था, जिसके उन डिफ़ॉल्टर्स की तफसील हुकूमत के पास है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हमारे पास है, उसका क्रैक डाउन करेंगे, वो नहीं हुआ। अगर वो कर लें आज भी तो फिर ये जो ज़िमनी बजट आने वाला है वो नहीं आता। इसका मतलब ये है कि आज भी अगर वो चाहें अपनी 10 नुकाती हिकमत अमली जिस पर कौम ने उनको सपोर्ट किया था वो सामने रखें, आदाद शुमार रखें, और ये अशराफिया की मईशत को धक्का दें, बेसाखियाँ तोड़ के फेंक दें, और मुल्की वसाइल, टैक्सों की वसूली, कौमी बचतें और मुल्क की सरमाकारी, इनको बढ़ाएं। बस जनाब, एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के साथ बात हो रही है। पस मंज़र
थोड़ा सा मैंने तस्वीर खींच के इनके सामने रखी, उसको और वाज़े करके इन्होंने पेश किया। ज़ाहिरी बात है जब वाज़े हो गई तो बहुत सारी चीज़ों का पता लग गया, बहुत सारी गलतियों की निशानदेही हो गई। लेकिन यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब कि मसला ये है कि इन्हीं अशराफिया की तरफ देखते हुए मुल्क के मसाइल के हल निकालने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर इन्हीं अशराफिया और इनके साथ के जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने नई एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का फ्रेमवर्क प्रेजेंट कर दिया। उस इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के चक्कर में पाकिस्तान लग गया। उसमें कुछ दोस्त नाराज़ कर दिए और कुछ दोस्त खुश किए, लेकिन उनको खुश करने का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ क्योंकि मिला हमें कुछ भी नहीं। इवेंचुअली पाकिस्तान एक अजीब किस्म के ट्रैप में आ गया कि जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं उनके साथ हमने ताल्लुकात ख़राब कर लिए हैं। आप जानते होंगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट में की मार्केट्स वेस्ट की मार्केट्स हैं। कोई दुनिया के अंदर आप खुद बहुत मैं कहूँगा बड़ी बड़ी कंपनियों पर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर फाइज रहे हैं, ओहदों पर, बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं, कंपनियों ने बहुत बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं, बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी आपने काम किया है। सर कौन सा ऐसा बिजनेस का प्रिंसिपल है जो कहता है कि अपने कस्टमर्स को बुरा भला कहो? हम जिनको एक्सपोर्ट करते हैं हम उनको बुरा भला कहते हैं, अपनी मीडिया में भी बुरा भला कहते हैं, हमारे सियासतदान भी उनको बुरा भला कहते हैं। वो हमारा माल खरीदेंगे? और जिनसे हमने कर्ज लेना होता है, वैसे लेना नहीं चाहिए, मायूब चीज़ है, जिनसे हमने उधार पकड़ना होता है उन्हीं को हम बुरा भला कहते हैं। सर ये मुझे बताइए कि कौन सा बैनुल-अक़वामी बिजनेस प्रिंसिपल ये कहता है? और दोस्ती की खालिसतन दोस्ती लफाजी और पहाड़ों से ऊंची समुद्रों से गहरी, इस तरह की रिटोरिक की बेसिस के ऊपर जब तक कोई रिटर्न ना मिले तो कब तक दोस्ती चलती है, ये भी मुझे बता दें। ये किस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, इस पर मुझे बताएं जी। देखिए आपने जो है ना बड़ी अहम बातें की हैं और उसमें सब कुछ कह दिया है। अब उसके बाद है ना इसमें कोई इजाफे की गुंजाइश तो मैं नहीं देखता, इसलिए कि क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम आपने हाईलाइट कर दी। मगर अब तो सवाल ये है कि अब नया साल भी शुरू हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये चाहिए जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसी के आगे लेके जा रहा हूँ। इस वक्त आलमी सतह पे कुछ बेहतरी हमें ये नज़र आ रही है कि शायद तेल की कीमतें आने वाले महीनों में कम रहेंगी। और चूंकि हम इम्पोर्टेड ऐसा कंट्री है जो मुल्क दरामदात बहुत ज़्यादा करते हैं, तो न सिर्फ तेल की, पाम ऑयल की, बल्कि दूसरी चीज़ों की कीमतें भी गिरेंगी शायद, तो उसका हमें फ़ायदा होगा। यानी हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, तिजारती खसारा जो है वो कम हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। अगर इससे हम कोई फ़ायदा उठाने के लिए कोई हिकमत अमली आज बनाने के लिए तैयार हैं कि 2022 के शुरू में एक रे ऑफ होप ये है कि समंदर पर पाकिस्तानियों ने रेमिटेंसेस भेजने की जो उनका वो है वो बरकरार रखी है। रोशन डिजिटल अकाउंट जो महंगी शरह सूद पे ही सही, मगर वो हमको पैसे दे रहे हैं। और दुनिया कुछ भी कहे, हमारा जो है वो कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने हमें ये यकीन दिला दिया है कि हम आपको मुश्किल से निकालेंगे, आपके पास डिपॉजिट रख देंगे चाहे महंगी शरह सूद पर भी हो। तो इसका मतलब ये है कि वो जो ख़तरा एक होता है ना, खुदा न खास्ता कोई हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएँ, वो शायद 2022 में भी आने का इम्कान नहीं है। तो ये एक ब्रीदिंग स्पेस है, हमारे पास मोहलत है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अब जो नए साल के शुरू से पहले ही बैठ जाएं, अपनी हिकमत अमली निकालें। जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं हमारे रेमिटेंसेस के हैं, समंदर पर पाकिस्तानी आज भी पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं, अलबत्ता वो सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये देखा जाए कि हम क्या वजह है कि हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेमिटेंसेस बढ़ गई। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता, पाकिस्तान में भी नहीं है। तो आपने इसका मतलब ये कि रेमिटेंसेस को अहमियत दी, उनको 111.4 भी रखा और बरामदात को उतनी अहमियत नहीं दी। हालांकि असल चीज़ बरामदात, और जिन लोगों को हम बरामदात करते हैं जिसका आपने इशारा किया, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, ये वो चीज़ें थी। और IT सेक्टर में जाना और इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना और ये तवानाई के शोबे में जाना ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, और इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। ये तमाम चीज़ें छोड़ के कर्जे लेने पर बेतहाशा कर्जे ले लिए, इमदाद ले ली, डिपॉजिट ले लिया बैंकों से, आवाम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए, टैक्स एमनेस्टी दे दी, ये नहीं चलेगा। तो ये बड़ा अच्छा मौका है उनके लिए, शायद आखिरी मौका हो उस टर्म में कि अगर के 2022 के आने से पहले ये हिकमत अमली बदल लें कि भाई ये क्या है, किस तरीके से हम रुपए की कदर गिर रही है। सबसे आम सवाल मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी तबाही आई है वो ये है कि जून में
हमारे वजारत खजाना को ये चाहिए था कि IMF के साथ मामला तय कर लेते। ये इतनी बड़ी पहाड़ जैसी गलती है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर इसको सिर्फ 4 चीजें देख लें, अगर जो आपने मुतालबात माने तो जून में भी वही थे, वो अब उस वक्त मान लेते हैं। तो ये जो जून से डायनेमिक है ना, इसका जो डायनेमिक है वो ये है कि हमारी क़यादत ने इनकार कर दिया वेस्ट के साथ कोऑपरेट करने पे ऑन द इशू ऑफ आवर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जो पिछले चंद माह के अंदर खित्ते के बदलते हालात हैं, और आपको पता है कि जिनके साथ सबने सबको खुश रखने की कोशिश की और सबको खुश रखने के चक्कर में सबको नाराज़ कर दिया, और हमारे आस पड़ोस की बदलती सूरत हाल के अंदर हमने जिस तरह से रिएक्ट किया, पहले हम फातेह काबुल बनने के दावेदार बन गए, हमारे मुल्क के अंदर शादियाने बजना शुरू हो गए, हम ऐसे खुश हो रहे थे जैसे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाच नाच के अपनी चप्पलें तोड़ देता है। तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा ना सर। वो हमारा फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहे थे, जो भी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, सारी दुनिया में बहुत सारे लोग हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, क्योंकि हम किसी के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे ना। निगोशिएशन टेबल पे आने के बजाय हम पहले मना कर रहे हैं। फिर हमारा तुर्की वाला हाल होगा सर, देख लें तुर्की में क्या हो रहा है। जी नहीं, देखिए बात ये थी, दो अलग अलग चीजें हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन IMF से आपने कहा कि जी जून में जो मुज़ाकरात होने हैं वो हम आपसे अक्टूबर में करेंगे, और जब अक्टूबर आ गया तो 2-3 रोज में मामला तय करने के बजाय आपने उसको कई हफ्ते लगा दिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस चीज़ पे मुज़ाकरात आप कर रहे थे? पेट्रोलियम लेवी वो कह रहे थे कि जी आप बढ़ाएं, तो वो तो आपके बजट में लिखा हुआ है 610 अरब रुपया, उसमें कौन सी नई बात थी? एक बात मैं कह रहा हूँ ना, तो उसमें क्या क्या मुज़ाकरात कर रहे थे? आपका सर्कुलर डेट दुगना हो गया था, तो वो कह रहे थे आप बिजली के नर्ख बढ़ाएं, वो नहीं था। वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि आपको वेस्ट के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए थे, लेकिन जून में मैं अब भी समझता हूँ हमें उनसे ये कहना चाहिए था कि जो आपकी शराइत हैं, जो हमने आपके साथ पिछली शराइत भी नहीं थी, वो हमारे हफीज शेख साहब ने और जो हमारे मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने वो एक्सेप्ट किए थे, उनको राइटिंग में आपने एक्सेप्ट किया था। वो अगर आप जून में कर लेते तो क्या किस नुकसान से बच जाते? मैं आपको चंद फिगर चाहता हूँ। पहली चीज ये कि जुलाई से नवंबर तक 20.6 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। नवंबर में 33 बिलियन डॉलर्स का जो है आपने इंपोर्ट्स कर ली, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी चीज, सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर मिलने के बावजूद और IMF से मामला तय होने के बावजूद रुपए अब इनके काबू से बाहर निकल गया, 28 रुपए डॉलर गिर गया। अब जो मुल्क इंपोर्ट करता है, अगर 28 रुपए डॉलर मई से अब तक गिर चुका है, उसकी जो तबाहकारियां हैं वो शायद नहीं आती है उस वक्त। इसकी इसकी बदतरीन शक्ल तुर्की में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया को दोबारा से जगाने और रिजरेक्ट करने के चक्कर में पाकिस्तान भी बेवजह तुर्की के साथ भाग गया और अपना ब्लॉक बना लिया। और हमने कहा जी हम अर्तुगल दिखाएंगे अवाम को, हम यूनुस अमरी दिखाएंगे अवाम को, हम उनको तुर्क बनाएंगे। यहाँ पे बच्चा बच्चा कह रहा था, बच्चों ने अपनी शनाख्त खो दी, सब बच्चे पाकिस्तान के काई कबीले के बन गए, जिससे बात करो कह रहा है कि मैं सुलेमान शाह का बेटा हूँ, मैं सुलेमान शाह का बेटा हूँ। तो ये जो है ना प्रॉब्लम डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, एक तखय्युलाती तौर पर दुनिया की हुक्मरानी अपने हाथों में लेने के चक्कर में जो है ये मामला हो रहा है। मेरा ये ख्याल है, आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि तारीख से भी आप ज़्यादा वाकिफ़ हैं मुझसे। एक छुटक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के साथ। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है क्योंकि उसमें मुख्तलिफ एंगल्स आ रहे हैं और ज़ाहिरी बात है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की वुसअत नज़र है और बहुत सारी पेशगोइयाँ इन्होंने की थी, वो सही निकलती हैं, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। नौज़ुबिल्लाह गैब का इल्म तो किसी के पास नहीं, लेकिन एम ये है कि ये हर चीज़ की जो है कैलकुलेशन करके बोल रहे होते हैं, इसीलिए इनकी बात मैं सुनता हूँ गौर से। बहुत दफ़ा इनकी बातों का जो है बहुत ज़्यादा असर भी होता है कौमी मईशत के ऊपर इनकी कई बात का। लेकिन बात ये है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वो नफ़ी करने वाले लोग तो क्लियर कट ये बोल देते हैं कि देखो साहब चल गया ना निज़ाम, आगे भी चल जाएगा, मईशत अभी चल गई ना तो फिर आगे भी चल जाएगी। लेकिन जो प्रॉब्लम आपके सामने बयान कर रहे हैं वो यही है, और आपने खुद भी इसका
बड़े बड़े अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से समराइज करके बताया। डॉलर की कदर में अगर इजाफा होता है, पाक रुपये कमज़ोर होता है, इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री में महंगाई बढ़ती है, लेकिन अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग बात की जाए तो वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिकली हम ये बता सकते हैं, हुकूमत का दावा ये, स्टैटिस्टिकली हम ये कह सकते हैं कि महंगाई उस तनासुब से नहीं बढ़ी जिस तनासुब से शायद मीडिया दिखा रही है। और उनका कहना शायद ये है कि मीडिया इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है, दरअसल महंगाई इतनी नहीं है। क्या ये सही है? बात उनकी हमें सुननी चाहिए, क्या वो कहना चाह रहे हैं। उनके अगर उनका दावा है तो उसके मुतालिक आप भी कमेंट्री करें, क्या कहते हैं आप? अली नासिर साहब, जो आदाद शुमार हुकूमत के हैं वो ये है कि जनवरी 2021 में पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र की शरह थी 5.7%। वही ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कह रहा है कि नवंबर में ये शरह हो गई है 11.5%। तो ये तो दुगने से ज़्यादा हो गई। तो खित्ते के दूसरे ममालिक में तो आपको पता ही है कि वो भारत में मेरे ख्याल से 4.5-5% के करीब अफरात-ए-ज़र है। तो जो महंगाई का तूफान दुनिया भर में था वो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका की सरहद पे आके रुक क्यों गया और वो सारा हमारी तरफ क्यों आ गया? इसका मतलब ये है कि इसका बड़ी हद तक ताल्लुक खुद हमारी अपनी पॉलिसियों से है, क्योंकि हमारी शरह नमू सुस्त हुई है और हमारा अफरात-ए-ज़र दुगने से ज़्यादा हो गया और खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा इससे ज़्यादा है जो आम आदमी मुतासिर होते हैं। मैं जो चीज़ अली नासिर साहब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जून में मामला तय नहीं किए आईएमएफ से, आईएमएफ के प्रोग्राम को मुअत्तल रखा, उसका वाहिद मकसद ये था कि अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारी शरह सूद जो थी वो आपको पता है 7% थी, अफरात-ए-ज़र ज़्यादा था। तो आप सस्ती शरह पर कर्जा दे रहे थे। अब आपने जो आईएमएफ के साथ मामला तय किए हैं तो क्या हमें ये पता नहीं है कि अभी 3 महीने के अंदर हमने 275 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए हैं। ये हम उसके वो जो हमने शरह सूद कम की थी मार्च से जून 2020 में, वो की थी 625 बेसिस पॉइंट्स। वो जो जख्म आए उस जख्म को अब हम भरने के लिए ये तेजी से बढ़ा रहे हैं और स्टेट बैंक जो है 3 हफ्ते के अंदर फिर इन्होंने इजाफा कर दिया। तो ये तो हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया, स्टेट बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया कि शरह सूद की वजह से हमारा तिजारती खसारा बढ़ा, लोगों ने गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स की, उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया शरह सूद से। वो तो स्टेट बैंक ने राइटिंग में मान लिया, तो वो तो चीज़ क्लोज हो गई। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में कि अगर जून में हम उनके साथ मामला तय कर लेते तो ये 28 रुपये डॉलर पे गिरे, इतने ज़बरदस्त नहीं गिरते। 33 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट्स हुई हैं नवंबर में, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हैं, पाकिस्तान वो नहीं होती। और जो परेशानी है, एक ही ताज ये पहन रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट फाजिल फाजिल फाजिल, और गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि जी 2022 में 6 अरब डॉलर प्लस रहेगा। वो तो अभी 7 अरब डॉलर से निकल गया आगे, आप देख लीजिए। और इस साल जब वो खत्म होगा 14 अरब डॉलर पहुंच जाएगा। तो ये तो वही खौफनाक सूरत हाल आ गई जो 2018 में थी या उससे 2017 में थी। तो ये तो हमने अपने पैर पर आप कुहाड़ी मारी है अशराफिया को नवाजने के लिए। इसलिए जब आपने शुरू में फलसफाना गुफ्तगू की थी वो सही थी, मगर मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया था कि अशराफिया की मईशत से और बेसाखी की मईशत से पीछे छुड़ाएं। नहीं, उस बेतहाशा कर्जों पीछे मंतक बताता हूँ, उस फलसफियाना गुफ्तगू के पीछे मंतक बताता हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ बात, मैं सिर्फ सफाई पेश कर रहा हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आपको पता होगा कि बैलेंस करना पड़ता है, तवाज़ुन लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हुकूमत कहती है हम पर तनकीद ना करो, और फिर बहुत दफ़ा हुकूमत ये कहती है कि वज़ीर आज़म या उनकी जो पार्टी के कायद हैं तहरीक इंसाफ के इमरान खान, वो बराह रास्त हर चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं है। तो मैंने तो सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि बेसिकली ये सॉल्यूशंस तो लोगों ने सजेस्ट किए थे ना, और वो लोग कौन थे वो आप बेहतर जानते हैं। आप भी ये रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने जो प्रॉब्लम्स बताई थी और उनके सॉल्यूशन बताए थे वो करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ। आपने जैसे बताया कि कहीं कहीं तो काविश या कोशिश ही जुज़वी की गई, मुकम्मल कोशिश भी नहीं की गई, इस वजह से भी मसले मसाइल है। लेकिन जो प्रॉब्लम उन्होंने बताए थे, मसाइल उन्होंने बताए थे, हमने उस पर फोकस कर दिया। दरअसल बात ये थी, ये मेरा कहने का मकसद था। जी, बात आपकी सही है, मगर वो बात उनको इलेक्शन से पहले बताते। जब 10 नुकात हिकमत अमली आई थी वो तो उसके पीछे भाग रहे थे सब। मैं भी उसका सपोर्टर हूँ 10 नुकात हिकमत अमली का। ये क्या हुआ कि इख्तियार आने के बाद आप क्या उसको फेंक दो भाई, जिसको आपने 22 करोड़ आवाम ने आपको सिलेक्ट। आप खुद दिल से ये जानते हैं कि पब्लिक के लिए जो फॉर्डर था, पब्लिक को जो खिलाने के लिए चीज़ थी, वो पब्लिक को ये बताया जा रहा था हुक्मरान करप्ट हैं, करप्शन ख़त्म होगी मुल्क ठीक हो जाएगा।
बताया यह जा रहा था कि लूटी हुई दौलत दूसरे ममालिक में पड़ी हुई है, वो वापस आ जाएगी, मुल्क ठीक हो जाएगा। कहा यह जा रहा था कि बेएतबार क़यादत की वजह से लोग टैक्स नहीं देते, महसूलात में इजाफा नहीं होता, जब आएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। महंगाई की बुनियादी वजह आपने खुद सुना होगा, करप्शन है, करप्शन नहीं होगी तो महंगाई कम हो जाएगी। इसी तरह की बातें की गई थी ना। वो 10 नुकाती एजेंडा तो इसलिए पेश किया गया था वो पढ़े लिखे तबके को उसके ऊपर कंसोलिडेट किया जाए, लेकिन अवाम को तो कोई और मामला पेश किया गया था ना। क्या कहते हैं आप? अली नासिर साहब, 2019 का जो माली साल खत्म हुआ तो आपके टैक्स जीडीपी की शरह गिर गई, बल्कि टैक्स की मजमूई वसूली भी 2018 से कम रही और ग्रोथ रेट आपका 5.5 से 2.1 पर आ गया। महंगाई बढ़ गई। तो ये आदाद शुमार काफ़ी नहीं थे। इस सो कॉल्ड जो उनको बताया जा रहा था, उनको धक्के धक्के अलग करना चाहिए था कि भाई ग्रोथ गिर गई, अफराद ज़र दुगना हो गया, टैक्सों की वसूली गिर गई। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, बैरूनी सरमायाकारी गिर गई, तो सिवाय तरसीलात के तमाम चीज़ें नीचे गई थी। तो वो वापस वक्त था कि उस वक्त वो फिर मशवरा करके अपने उस पर वापस जाते जो उनका एजेंडा था, जो सही था। लेकिन अशराफिया ने उनके गिर्द घेरा डाल लिया। जो असल जो खराबी है वो घेरा डाला। आज भी हमारे मसले का हल यही है कि इन लोगों को धक्का दें, अपना 10 नुकाती हिकमत अमली सामने लाएं, 22 करोड़ आवाम की सपोर्ट मांगे, लोगों को एड्रेस करें कि भाई ये हमारी खराबियां हो गई। मसलन मैं आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने चंद रोज पहले जुमला ये कहा है कि हमारी अशराफिया ने हमारे मुल्क के वसाइल पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अवाम को रिलीफ नहीं दे सके। अब सवाल यह है कि यह बयान अशराफिया ने वसाइल पर कब्जा किया या इख्तियार में आने से पहले देते हैं या फौरन बाद, जब आपका निस्फ से ज्यादा हिस्सा अगर गुजर चुका है, जो कि गुजर चुका है, उस वक्त ये कहना कि कब्जा किया हुआ है, इसका मतलब ये आप तस्लीम ये कर रहे हैं कि आपने जो पॉलिसियां वज़े की थी उसके नतीजे में अशराफिया जो है वो मजे लूट रही है और अवाम कुचले जा रहे हैं। तो ये एतराफ़ काफ़ी नहीं है। इस एतराफ़ के बेस पर हिकमत अमली को रिवर्स करना चाहिए। उस अशराफिया की जो गैर ज़रूरी, देखिए ना, हमारे बिजनेस कम्युनिटी है वो हम उनकी कदर करते हैं, सनतकार हैं हम उनकी भी कदर करते हैं, बरामद कुनंदगार हैं उनकी भी कदर करते हैं, उनको सहूलियात भी दें, मगर उनसे टैक्स भी लें, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। ये करके अगर मुल्क चलता है, मुल्क ऊपर जाता है, तो सनतकार भी ऊपर जाएंगे, बरामद कुनंदगार भी जाएंगे और आवाम को भी बेहतरी मिलेगी। यही सही तरीका है मुल्क को चलाने का, यही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, यही आपका आइन आपको कहता है, यही आपका मंशूर कहता है। उससे पीछे हटके अशराफिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, अशराफिया की मईशत और बेसाकी की मईशत, ये दो चीज़ें हमें तबाह कर रही हैं। और हमारे वसाइल आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हम चाहें तो मईशत ठीक कर सकते हैं। मेरे 2022 में मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब उससे पहले इन तमाम चीज़ों को गौर करके और अपने जो नज़रियाती कारकुन थे इनके, उनको साथ बिठाएं और ये देखें कि ये बात है, ये खराबियां हैं, अब हम 2022 में ही ठीक करेंगे। आलमी मंडी में जो कीमतें कम हो रही हैं उस मोहलत से फ़ायदा उठाएंगे तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी, वरना तो खुदा न खास्ता मुश्किलात बढ़ेंगी, ये बिल्कुल वाज़ेह है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वी आर ग्रेटफुल, आपके शुक्रगुजार हैं जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।